पिछले व्याख्यान में अपन ने बीमा संबंधी जो व्यवसाय करते हैं उन कंपनियों के लेखों के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसमें जीवन बीमा व्यवसाय, सामान्य बीमा व्यवसाय द्वारा बनाए जाने वाले अंतिम खातों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज अपन दोहरा खाता प्रणाली तथा विद्युत आपूर्ति कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले लेखांकन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और ये इस इकाई का अंतिम अध्याय है। लगभग जैसा कि आप जानते हैं कि सभी व्यवस्थित व्यवसाय करने वाली संस्थाएं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बही खाते डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत रखती है, और छोटे आकार की जो इकाइयां हैं उनके द्वारा इखरी लेखा प्रणाली या अपूर्ण लेखा प्रणाली, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट अकाउंट सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, उसका प्रयोग कर सकती है। इस अध्याय में अपन जनहितकारी कार्यों में लगी हुई कुछ कंपनियों की लेखा पद्धति को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि दोहरी प्रविष्टि पद्धति पर अपने बही खाते रखती है और अंतिम खाते दोहरा खाता पद्धति, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत तैयार करती है। मतलब वो जो दोहरी प्रविष्टि पद्धति है उससे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो मेंटेन करती है, परंतु डबल अकाउंट सिस्टम, दोहरा खाता पद्धति के अंतर्गत अंतिम खाते तैयार करती है। दोहरा खाता पद्धति और इखरा प्रविष्टि पद्धतियों की तरह बही खाते बनाने की कोई अलग पद्धति नहीं है। इसकी विशेष बात केवल एक ही है कि इस पद्धति के अनुसार अंतिम खाते तैयार करने वाली कंपनियां अपना स्थिति विवरण, मतलब बैलेंस शीट, दो भागों में प्रस्तुत करती है। नंबर 1, पूंजीगत प्राप्तियों तथा पूंजीगत व्ययों का विवरण, जिसे अपन पूंजी खाता कहते हैं, अर्थात स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट। और दूसरा, अन्य संपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण, या उसे सामान्य स्थिति विवरण कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज और जनरल बैलेंस शीट। इस पद्धति का प्रयोग केवल वे कंपनियां या निगम करते हैं जिनकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक सेवा या सेवाओं की आपूर्ति करना हो, जैसे अपन रेलवेज, ट्रामवे कंपनियां, विद्युत आपूर्ति कंपनी, जल आपूर्ति कंपनी, गैस प्रदाय एजेंसीज या कंपनियां, ये एक सार्वजनिक उपयोग वाली संस्थाएं हैं। सामान्यतः कंपनियां अपने अंतिम लेखे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में निर्धारित प्रारूपों में प्रस्तुत करती है। दोहरा लेखा प्रणाली से अपने अंतिम लेखे तैयार करने वाली कंपनियां भी मूलतः अन्य कंपनियों की ही भांति संयुक्त पूंजी के ढांचे पर खड़ी होती है, इसलिए मोटे तौर पर इन पर भी कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू होती हैं। इनके संगठन और संवैधानिक मामलों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संसद द्वारा पारित पृथक पृथक अधिनियमों की भी व्यवस्था की हुई है, जो उन पर पूर्णतया लागू होती हैं। इन अधिनियमों में इन कंपनियों की लेखांकन प्रक्रिया के बारे में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। इन कंपनियों के लिए इन अधिनियमों की व्यवस्था का पालन करना भी अनिवार्य होता है।
दोहरा खाता प्रणाली किसी विशिष्ट अधिनियम द्वारा निर्धारित अंतिम खाते प्रस्तुत करने की प्रणाली नहीं होकर के सामान्य जन हितकारी मतलब पब्लिक यूटिलिटी कार्यकलापों में लगी विभिन्न क्षेत्रों की उन सभी कंपनियों के लिए अधिक प्रचलित प्रणाली है जिन्हें अपना प्रमुख कार्य चलाने के लिए एक बहुत बड़ी राशि ऐसी स्थायी संपत्तियों में लगानी पड़ती है जो कई वर्षों तक उसी रूप में बनी रहती है। जैसे रेलवे द्वारा रेल मार्ग है, स्टेशन है, गोदाम है, इनका निर्माण करना, विद्युत आपूर्ति कंपनी द्वारा विद्युत के खंभे हैं, तार हैं, इनमें विनियोग करना। इसी तरह से जल आपूर्ति कंपनी है तो पाइप की पंक्तियां हैं, जल प्रदाय की पंक्तियां आदि में पैसा विनियोग करती है। इन संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों में बार बार परिवर्तन नहीं होते। इन संपत्तियों को जुटाने के लिए आवश्यक पूंजी तथा ऋण की भी स्थायी और दीर्घकालीन अवधि के लिए ही प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार स्थायी प्रकृति की संपत्तियां और दीर्घकालीन दायित्व स्थिति विवरण के प्रथम भाग में, जिसे अपन पूंजी खाता कहते हैं, उसमें प्रस्तुत दिखाए जाते हैं। इसी पूंजी खाता या पूंजी प्राप्ति और व्यय का विवरण भी अपन कहते हैं। अन्य संपत्तियां और जो अन्य दायित्व होते हैं जो प्राय बदलते रहते हैं, उसे स्थिति विवरण के द्वितीय भाग, जिसे अपन सामान्य चिट्ठा या जनरल बैलेंस शीट के नाम से पुकारते हैं, उसमें दिखाए जाते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे पूंजी खाते का निर्माण। पूंजी खाते के दो भाग होते हैं। बाईं तरफ के भाग में 4 कॉलम होते हैं और दाईं तरफ के भाग में भी 4 कॉलम होते हैं। तो बाईं तरफ वाले भाग में स्थायी पूंजी व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और संपत्ति खाते लिखे जाते हैं, और दाहिनी तरफ वाले भाग में स्थायी पूंजी प्राप्तियां और स्थायी दायित्व लिखे जाते हैं। जो पूंजी व्यय होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वे हैं जो स्थायी संपत्तियों के संबंध में किए जाते हैं और जिनका लाभ व्यवसाय को कई वर्षों तक मिलता है। ऐसे वे किन्हीं स्थायी संपत्तियों के खातों के नाम में लिखे जाते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे स्थायी संपत्तियां क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है। वे संपत्तियां जिनके क्रय करने का उद्देश्य व्यापार की लाभार्जन क्षमता अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तथा जिनका स्थायी रूप से कंपनी में प्रयोग किया जाता है, स्थायी संपत्ति कहलाती है। इसी तरह से आप कहेंगे स्थायी पूंजी प्राप्तियां कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, फिक्स कैपिटल रिसीट्स के दीर्घकालीन प्राप्तियां जिनको कम से कम 3 या अधिक वर्षों तक व्यवसाय या व्यापार में रखा जाता है, वापस नहीं लौटाना होता है उनको 3 सालों तक, तो उन्हें अपन स्थायी पूंजी प्राप्तियों में शामिल करते हैं। जैसे ऋण पत्र है, अंश है, या इन अंशों और ऋण पत्रों पर प्राप्त ब्याजी है, या कैपिटल नेचर के कोई रिजर्व्स हैं। इसी प्रकार स्थायी दायित्व फिक्स लायबिलिटी क्या है, व्यापार के चालू दायित्वों के अलावा वे दायित्व जिनका भुगतान शीघ्र नहीं करना हो, उन्हें स्थायी दायित्व कहते हैं। जैसे सरकार या मंडल के ऋण या अन्य दीर्घकालीन ऋण। अब पूंजी खाते के प्रारूप को डिस्कस करेंगे। पूंजी खाते के प्रारूप के मैंने आपको कहा कि दोनों पक्षों में बाईं तरफ भी 4 कॉलम होते हैं, दाहिनी तरफ भी 4 कॉलम होते हैं। सबसे ऊपर हेडिंग लगा देते हैं रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल हो 31 मार्च 2021-20 जो भी वो लिख देते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिख देते हैं। डेबिट में पहला कॉलम एक्सपेंडिचर
का होता है, जिसमें अपन जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनके नाम लिख देते हैं। दूसरा कॉलम एक्सपेंडिचर अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के अंत तक जो खर्चा हुआ उसको यहाँ लिख देते हैं गत वर्ष की बैलेंस शीट देखकर। फिर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, चालू साल में जो इन संपत्तियों पर खर्चा हुआ वो इस कॉलम में आ जाता है। फिर टोटल एक्सपेंडिचर में दूसरे और तीसरे कॉलम की जोड़ करके चौथा कॉलम भर दिया जाता है। इसी तरह राइट हैंड साइड में रिसीट्स का कॉलम होता है पहले, मतलब 5वां, तो उसमें भी 22 लगा के सारी फिक्स लाइबिलिटीज को लिख दिया जाता है। जितनी भी फिक्स लाइबिलिटीज होती हैं उनको लिख दिया जाता है। कैपिटल हो, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल या डिबेंचर्स, या उसके अलावा आपके पास प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या इक्विटी शेयर्स कोई है तो वो, लॉन्ग टर्म्स कोई लोन्स हैं तो वो इधर आ जाते हैं। इसके बाद रिसिप्ट अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर में पिछले साल की बैलेंस शीट देखकर जितना भी प्राप्त हुआ है वो सारा अमाउंट टोटल यहाँ पिछले साल तक का यहाँ आ जाता है। फिर अगले कॉलम में रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जो भी प्राप्ति हुई है शेयर कैपिटल, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिवेंचर से, लोन से, प्रीमियम से, वो सब यहाँ लिख दी जाती है। फिर दूसरे और तीसरे कॉलम की, मतलब राइट हैंड साइड के दूसरे और तीसरे कॉलम की जोड़ चौथे कॉलम में आ जाती है टोटल रिसिप्ट। इस तरह से ये पूंजी खाता तैयार हो जाता है। इसके बाद लेते हैं सामान्य चिट्ठा, जिसको जनरल बैलेंस शीट बोलते हैं इंग्लिश में। जनरल बैलेंस शीट की खासियत है कि बिजली कंपनी की जनरल बैलेंस शीट में थोड़ा अंतर आता है और अदर कंपनीज की, जो अदर देन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उनकी बैलेंस शीट में अंतर रहता है। अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो सामान्य चिट्ठे का निर्माण पूंजी खाते की मदों को छोड़ते हुए अन्य सभी अस्थायी संपत्तियों और अस्थायी दायित्वों को लिखकर करते हैं। अस्थायी संपत्तियों में अपन जो पूंजी खाते में नहीं आई है उन संपत्तियों को शामिल कर लेते हैं, और अस्थायी संपत्तियों का आशय डेबिट बैलेंस या नाम शेष वाली ऐसी संपत्तियों से है जिनके मूल्य में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और जिनकी वापस बिक्री करनी होती है, या जिन्हें पुनः रोकड़ में परिवर्तित करना होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो शॉर्ट टर्म, चाहे स्टॉक हो, चाहे डेटर्स हो, चाहे कैश और बैंक बैलेंस हो, या देनदार हो, बीआर हो, या जनरल स्टोर्स हो, और कोई कंपनी में बाकी हो, या आउटस्टैंडिंग कोई भी अकाउंट्स हो, तो ये आ जाते हैं। इसी तरह अस्थायी दायित्वों के अंतर्गत स्थायी दायित्वों के अलावा शेष सारे दायित्व शामिल कर लिए जाते हैं, और वे दायित्व आते हैं जिनका नगद में भुगतान निकट भविष्य में किया जाना हो, उनको अपन अस्थायी दायित्वों में शामिल करते हैं, चाहे ट्रेड क्रेडिटर्स हो, या सुपर एन्वेशन फंड है, फायर इंश्योरेंस का फंड है, या और कोई अदर कंपनी में कोई पैसा ड्यू है तो डेप्रिसिएशन फंड वगैरह, ये सब अस्थायी दायित्वों की तरफ आ जाते हैं। विद्युत कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले सामान्य स्थिति विवरण में और दूसरी कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले सामान्य स्थिति विवरण में थोड़ा सा अंतर होता है। वो ये है कि विद्युत कंपनी
की जो बैलेंस शीट बनती है, जनरल बैलेंस शीट, उसमें पूंजी खाता जो बना हुआ होता है उसके डेबिट साइड की जोड़ तो एसेट साइड में आती है, टोटल आती है डेबिट साइड की अमाउंट के चौथे कॉलम की। जो डेबिट साइड में 4 कॉलम होते हैं उसमें लास्ट कॉलम जो डेबिट साइड का टोटल एक्सपेंडिचर का, उसकी ग्रांड टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख दी जाती है एसेट साइड में। और जो क्रेडिट साइड की जोड़ है चौथे कॉलम की टोटल रिसीट साइड की, वो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट के टोटल अमाउंट रिसीव्ड के नाम से लिख दी जाती है। जबकि दूसरी कंपनी है उनके स्थिति विवरण में बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है, जिसका आशय यह है कि पूंजी खाते के नाम और जमा दोनों में से कोई भी शेष हो सकता है। डेबिट का शेष होगा, मतलब डेबिट में ज़्यादा जोड़ है और क्रेडिट की जोड़ कम है, तो पूंजी खाते के नाम पक्ष का जमा पक्ष पर आदि के सामान्य स्थिति विवरण के दाहिने पक्ष मतलब एसेट साइड में लिखा जाएगा, और इसके विपरीत पूंजी खाते के जमा पक्ष मतलब जो राइट हैंड साइड है का नाम पक्ष पर आदि के स्थिति विवरण के बाएं अर्थात लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। क्यों? जैसा कि अपन जानते हैं कि डेबिट साइड में सारी वेरियस एसेट्स है, तो एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तो एसेट्स में आएगी, और लाइबिलिटीज ज़्यादा है और एसेट्स कम है तो लाइबिलिटी साइड में आएगा अंतर। केवल विद्युत कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले सामान्य स्थिति विवरण में उपरोक्त प्रकार से पूंजी खाते के नाम या जमा के शेष न लिखकर दोनों पक्षों के योग लिखे जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इस प्रकार सामान्य स्थिति विवरण के इन दोनों ही प्रारूपों में जो अंतर है वो केवल पूंजी खातों की राशियों को लेकर है, उनको सम्मिलित करने के तरीके को लेकर है। बाकी दोनों ही प्रारूपों में संपत्तियों और दायित्वों के अन्य खाते समान रूप से ही लिखे जाते हैं। इस प्रकार से ये अपन ने डिस्कस किया कि एक सेवा प्रदान करने वाली कंपनी द्वारा अपना चिट्ठा किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अब अपन डिस्कस करेंगे एक सामान्य सेवा प्रदान करने वाली जो भी कंपनी होती है उनके द्वारा अपना जो लाभ हानि ज्ञात किया जाता है उनके लिए वो आगम खाता और शुद्ध आगम खाता किस प्रकार से बनाती है।